नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज हम कलम प्री रीड के हिंदी के 30 क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। सीडीपी का पार्ट हम पहले सोल्व कर चुके हैं। बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट की। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, 31 से 35 प्रश्न आपको गद्यांश के मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से सेम आपको एग्जाम में मिलने वाला है। 31 से 35 प्रश्न जो होंगे वो आपको गद्यांश के मिलेंगे। बात करते हैं हमने गद्यांश की, तो मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता दूं कि यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर जो ग्रामर के 5 क्वेश्चन होते हैं, व्याकरण के जो 5 क्वेश्चन होते हैं, इनका इस गद्यांश से कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, 90% जो क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको, यानी 5 में से कम 4 या हो सकता है 5 के 5 आपको सीधा व्याकरण से मिले। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना टाइम सेव करना है, पूरे गद्यांश को नहीं पढ़ना है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, महाकाव्य में समास है। ठीक है, महाकाव्य में समास है। 4 ऑप्शन है, अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्विगु और बहुब्री। तो महाकाव्य, अब महाकाव्य को अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा इसका, महान है जो काव्य। ठीक है, महान है जो काव्य। काव्य मूल शब्द हो गया, काव्य की विशेषता बता रहा है, क्या है, महान। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा बनेगा। अब आपने समास अगर अच्छे से पढ़ा होगा, देखो अगर आपने नहीं भी आपको याद आ रहा है उसका उदाहरण, तो आप सिंपल ऐसे कर सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। जैसे अव्ययीभाव है, अब अव्ययीभाव का तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या होता है, पहला जो फर्स्ट जो मिलेगा आपको, जैसे प्रति मिलेगा, ठीक है, यानी कि जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जो कोई विशेषता वगैरह नहीं बताता है, उस तरह का एक शब्द मिलता है आपको। जैसे प्रतिदिन हो गया, एकाएक हो गया, ठीक है, यथाशक्ति हो गया, इस तरह से। तो लेकिन यहाँ पर ठीक है, ये अव्ययीभाव होगा। द्विगु में आपको पता है कि नंबर पता होता है, ठीक है, कोई भी नंबर संख्या दी जाती है। बहुब्री में आपको पता है कि जिसका पूरे का ही किसी तीसरे अर्थ में सेंस निकलता हो। तो यहाँ पर सिंपल क्या हो जाएगा, कर्मधारय है। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। बात करते हैं सेकंड, रामायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। रामायण शब्द का संधि विच्छेद बताना है। सिंपल है, ये बहुत फेमस है, हर बार एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, रामायण का संधि विच्छेद। अब ये जो मैंने नोट्स डाले थे उसमें से भी एज इट इज़ पूछे गए, महाकाव्य भी और रामायण भी। तो टेलीग्राम पे आप नोट्स देख लेंगे, वहाँ पर सेम टू सेम ही डाला हुआ है। रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा, रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा गाइज, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, इसका क्या बन जाएगा, राम प्लस आयन, राम प्लस अयन। ठीक है, रामायण का क्या हो जाता है, राम प्लस अयन। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लास्ट में न देख कर ये नहीं सोचना कि अणय कैसे बन गया। ठीक है, ये एज इट इज है, राम प्लस अयन। इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। रामायण बहुत फेमस एग्जाम्पल है, तो आपको याद रखना है, कई बार रिपीट होता है एग्जाम में, राम प्लस अयन। ठीक है, इसमें न का अणय में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब क्योंकि मैंने आपको जो हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें भी बताया था कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखो एज इट इज पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर संधि से एक क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन डाला संधि से, और वो भी जो आपकी जो तीनों संध्या उसी में से डाल दिए। ठीक है, इसी तरह से महाकाव्य, महाकाव्य समास भी बताया मैंने आपको, बताया था 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, और उसमें भी कर्मधारय बहुब्री सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आपको कर्मधारय से मिल गया एज इट इज। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय, कौन सा शब्द प्रत्यय से निर्मित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय से निर्मित नहीं है। अब प्रत्यय आपको पता होना चाहिए क्या होता है, प्रत्यय होता है जो लास्ट में लगता है, और उपसर्ग क्या होगा, जो शुरू में लगता है। ठीक है, उपसर्ग क्या होगा, शुरू में जो लगता है, स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर प्रत्यय बताना है, यानी लास्ट में। अब टीकाओं का अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा इसमें टीका, और ये ओ अलग से बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट है लिखित, लिखित में क्या बन जाएगा, इत प्रत्यय बन जाएगा। तो लिखना मेन शब्द हो गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान है, मूल शब्द निकालना है। लिखना में क्या है, मूल एक धातु एक शब्द होता है, कौन सा, लिखना। तो लिखना से लिखित बन गया। ठीक है, लिख से लिखित बन गया। तो अनपढ़, अनपढ़ में क्या है, अब पढ़, पढ़ इसमें मूल धातु मूल शब्द क्या है, पढ़ है, और इसके आगे क्या लग गया, अन। तो ये क्या है, यहाँ पर उपसर्ग लगा है। ठीक है, यहाँ पर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं आप। तो यहाँ पर क्या है, उपसर्ग लगा है, ना कि प्रत्यय। इसमें क्या पूछा है, जो प्रत्यय से निर्मित नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अनपढ़। और नैतिक में भी प्रत्यय है ही, इक प्रत्यय है। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। ठीक है, विलोम युग्म सही नहीं है बताना है। नैतिक, अनैतिक, संतुष्ट, असंतुष्ट, ये दोनों सही है, अपोजिट है। देहाती, ग्रामीण और सभी युग्म सही है। अब देखिए यहाँ पर कई बार जल्दबाजी में क्या सोचते हैं कि हाँ देहाती और ग्रामीण, ठीक है, देहाती ग्रामीण तो एक जैसे, लेकिन आपको ध्यान रखना है देहाती ग्रामीण क्या है, पर्यायवाची है, ना कि विलोम शब्द। ठीक है, देहाती ग्रामीण आपने सुना बहुत होगा, क्योंकि देहाती का मतलब ही क्या होता है, ग्रामीण। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा देहाती ग्रामीण, क्योंकि विलोम नहीं है, ये पर्यायवाची है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान रखनी है, कई बार जल्दबाजी में हम गलती कर जाते हैं। बात करते हैं गाइस यहाँ पर
तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विलोम शब्द देखो, मैंने उसमें बताया था आपको या तो प्राइवेची पूछेगा या विलोम पूछेगा, और यहाँ पर आपसे विलोम पूछा है, और वो भी मैंने आपको बताया था कि किसी गाइड वाइड में नहीं मिलते, बेसिक होते हैं। विलोम और प्राइवेची जो होंगे वो हमेशा बेसिक ही पूछे जाएंगे, जो आपने नहीं भी पढ़े होंगे तब भी आप कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां भी नहीं आता है उसको अंडरलाइन कर लेना है। क्या पूछा है, नहीं है। अब क्या नहीं है, जातिवाचक नहीं है। ठीक है, महाभारत, अब महाभारत क्या है, महाभारत क्या है, महाभारत एक काव्य है, लेकिन कैसा है कि क्या बहुत सारे महाभारत होते हैं, नहीं, महाभारत एक काव्य है, लेकिन कैसा विशेष काव्य है, एक ही काव्य है, दूसरा कोई महाभारत नहीं हुआ है, एक ही महाभारत लिखी गई थी और वही। अब जैसे रामायण आ जाता है शब्द, रामायण, ठीक है, तो रामायण क्या है, क्या रामायण बहुत सारी लिखी गई, नहीं, एक ही रामायण है। रामायण कोई जाति नहीं है, रामायण विशेष है। जैसे ताजमहल क्या विशेष है, एक ही बना है, महाभारत एक ही बनी है, तो ये विशेष है, तो ये तो व्यक्तिवाचक हो गई। दूसरा देहाती, अब देहाती हो, ग्रामीण हो, शहरी हो, ये सब क्या है, जाति को, कैटेगरी को शो कर रहा है। ठीक है, तो देहाती भी क्या है, कैटेगरी है यानी जाति है, तो ये आंसर भी नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है ग्रामीण, ग्रामीण भी जैसे मैंने आपको बताया, ग्रामीण, देहाती, ये सब क्या है, जातिवाचक है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, नहीं है पूछा है। ठीक है, ग्रंथ, अब ग्रंथ क्या है, देखिए ग्रंथ जो होते हैं ना, ग्रंथ तो बहुत सारे होते हैं। हिंदी के अंदर कोई चीज़ लिखी तो हिंदी ग्रंथ हो गया, ठीक है, इंग्लिश में लिखी गई तो अंग्रेजी का हम कह देते हैं साहित्य कह देंगे, ग्रंथ कह देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, ग्रंथ भी क्या एक जाति है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो महाभारत क्या है, विशेष है। इस तरह से ध्यान रखिए कि महाभारत क्या है, व्यक्तिवाचक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं गाइस नेक्स्ट 36 क्वेश्चन। अब यहाँ पर फिर से एक पद्यांश आ गया, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो पहले वाला जो गद्यांश मिलेगा ना लैंग्वेज 1 में, उसमें जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो व्याकरण के मिलेंगे, उनका गद्यांश से कोई रिलेशन नहीं है। अगर कोई डिफिकल्ट सा शब्द आ जाता है तो फिर वहाँ पर आप गद्यांश को पढ़कर उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। ये ट्रिक मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी बताई थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप आई कार्ड में जाकर देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टारगेट रीड प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट गद्यांश की। नेक्स्ट गद्यांश है आपका, वही आ जाते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे व्याकरण के क्वेश्चन है, तो यहाँ पर गद्यांश से कोई रिलेशन नहीं होता। बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसका वचन और लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। ध्यान क्या रखना है, नहीं बदलता है, यानी वचन और लिंग दोनों क्या है, चेंज नहीं होने चाहिए, चेंज नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब ऋतु है, ऋतु क्या है, अब ऋतु का बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, ऋतु से क्या बन जाएगा, ऋतुएं बन जाएगा। ठीक है, ऋतुएं बन जाएगा। अगर आपको नहीं भी पता है तो यहाँ पर स्मार्ट वर्क करेंगे, क्या करेंगे हम, यहाँ पर आप इन जो गद्यांश है उसमें देखो सेम टू सेम वर्ड दिए होते हैं। जैसे ऋतु है, ऋतु वर्ड इसमें पक्का दिया हुआ होगा, ऋतु का ये क्या दिया हुआ है, ऋतुएं। ठीक है, ये क्या दे दिया, ऋतुएं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ऋतु का बहुवचन तो बन गया, ऋतुएं। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट है हमारे पास रोशनी। अब रोशनी को चेंज करो, रोशनी का बहुवचन क्या बनेगा, सिंपल क्या हो जाएगा, सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते देख सकते हैं। जैसे कि भाई एक तो ये होगा कि मेरे घर में रोशनी आती है, ठीक है, सूर्य की रोशनी आती है, तो ये तो क्या होगा, एक सिंगल हो गया यानी एक वचन हो गया। बहुवचन कैसे बनाएंगे कि सभी के घरों में रोशनी आती है, तो रोशनी का क्या रहेगा, रोशनी ही रह जाएगा, रोशनी का चेंज नहीं होगा ना, रोशनी का क्या रह जाएगा, रोशनी ही रह जाएगा, रोशनी हो तो नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी वचन बदलने वाला आता है तो वहाँ पर आप सभी वर्ड यूज़ करके देख सकते हैं, सभी के साथ, या हम क्या जैसा कोई सेंटेंस बना लो और उस शब्द को यूज़ कर लो। अगर वो चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है कि वही आंसर हो जाता है। इस तरह से आप एक वचन बहुवचन का पता लगा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब नेक्स्ट की। तो यहाँ पर वृक्ष है, वृक्ष का वृक्षों बन जाता है, फल का फलों बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, रोशनी। बात करते हैं गाइज अब नेक्स्ट की, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग से असंगत है। अब यहाँ पर क्या कह दिया, स्त्रीलिंग से असंगत है, यानी स्त्रीलिंग नहीं है कह रहा है। ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के उसका मीनिंग निकालना जरूरी है कि यहाँ पर पूछ क्या रहा है। स्त्रीलिंग, कई बार आप जल्दबाजी में क्या करते हैं, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग से असंगत है पढ़ लिया हमने, तो हम लगेंगे हाँ स्त्रीलिंग पूछ रहा है यहाँ तो, जबकि इसमें क्या पूछा है, असंगत है, यानी स्त्रीलिंग नहीं है पूछ रहा है वो। बात करते हैं अब अपने ऑप्शन की, प्रकृति। अब देखिए स्त्रीलिंग, और इसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी, पुल्लिंग स्त्रीलिंग कैसे छांटते हैं। आप लास्ट में कोई भी शब्द आया उसके अच्छा या अच्छी लगा कर देख लो। ठीक है, अच्छा या अच्छी, अगर पुल्लिंग है तो लास्ट में अच्छा लगेगा और स्त्रीलिंग है तो लास्ट में अच्छी लगेगा। ठीक है, ये इसकी ट्रिक होती है। तो जिसके लास्ट में प्रकृति है, अब प्रकृति अच्छा है या अच्छी है, प्रकृति अच्छी लगती है,
ठीक है, हमें प्रकृति कैसी लगती है, अच्छी लगती है। तो ये तो क्या स्त्रीलिंग है। सेकंड ऋतु, अब ऋतु अच्छा लगता है या ऋतु अच्छी लगती है, तो हमें ऋतु अच्छी लगती है, वर्षा ऋतु अच्छी लगती है, ठीक है, बहुत सारी ऋतुएं हैं वो अच्छी लगती हैं, तो ये भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट, पानी। अब पानी अच्छा लगता है या अच्छी लगती है, किसी को सुना आपने पानी अच्छी लगती कहते हैं, नहीं, पानी अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे पानी ठंडा है, पानी अच्छा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन गया, पुल्लिंग है, ठीक है। तो पानी क्या है, पुल्लिंग है, तो इसका मतलब ये स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। इस तरह से या एक तरह से और पता कर सकते हैं। ऐसा तो मतलब पता है नहीं। अब जिसके लास्ट में नहीं आ गई, मैंने ट्रिक बताई थी, जिसके लास्ट में नहीं आ जाता तो उसका अपोजिट कर दो। जैसे स्त्रीलिंग नहीं है का मतलब क्या हुआ, हमें पुल्लिंग छांटना है, सिंपल, हमें पुल्लिंग छांटना है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे, वाक्य में कौन सा काल है। अब मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि एक लिंग से मिलेगा, एक वचन से मिलेगा, एक विलोम से मिलेगा, एक पर्यायवाची से मिलेगा, एक संधि से मिलेगा, एक समास से मिलेगा क्वेश्चन, और एक काल से मिलेगी। 100% बता दिए थे मैंने आपको कि ये एज इट इज मिलेंगे। भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे, वाक्य में कौन सा काल है। अब जिसके लास्ट में ट्रिक भी नोट्स डाले हुए हैं मैंने टेलीग्राम पे, ता था ते थे, ये क्या हो जाएगा, तो सिंपल आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे सामान्य सारे भूतकाल में, क्योंकि थे वर्ड आ गया, लेकिन ते थे, करते थे, यानी वो पहले रहते थे, ठीक है, वो काम अभी चल रहा है, नहीं चल रहा, तो अपूर्ण तो हो ही नहीं सकता। आसन्न भूत रिसेंटली नहीं चल रहा है या कुछ भी, इसमें ऐसा नहीं है कि जो हमें नहीं पता, इसमें क्लियर पता है कि वो जो भारतीय मनीषी थे वो जंगल में रहना पसंद करते थे, यानी काम पूरा हो चुका है, तो पूर्ण भूत आ जाएगा इसका आंसर। बात करते हैं तो इसकी ट्रिक भी मैंने डाली हुई है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी मैंने आपको बता दिया था कि ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है। रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है, ठीक है। तो चाहे तो आप इस वर्ड को यहाँ से छाट सकते हैं कि यहाँ पर नैमित्तिक कहाँ दिया गया है। पहली बात तो ये, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, जैसे कोई वर्ड आया डिफरेंट, वो आपने नहीं पढ़ा है, तो मैंने ट्रिक में भी आपको बताया था कि आप यहाँ पर अलग सा कोई शब्द है उसको छांट सकते हैं कि नैमित्तिक कहाँ दिया गया है। अगर यहाँ भी आपको नहीं मिलता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एज इट इज, सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है, इसको पढ़ के हमें इसका मतलब नहीं पता चल रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन से डिलीटिंग मेथड से यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो, सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है, मतलब नित्य और नैमित्तिक। अब नैमित्तिक ऑप्शन दिया नित्य किया जाने वाला, अब देखो नित्य तो खुद ही आ गया, नित्य का मतलब डेली, ठीक है, तो नित्य तो खुद ही हो गया, नित्य तो वाला होगा ही नहीं, इस तरह से डिलीटिंग मेथड यूज करेंगे। दूसरा, नियमों से किए जाने वाला, निमित्त से किया जाने वाला, तो सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और निमित्त से किया जाता है, ठीक है। दूसरा, निमित्त करने वाला और नियमों से किया जाए, तो नियमों तो बिल्कुल 100% गलत है कि सूर्य चंद्र दर्शन को कोई हम नियमों से करते हैं, नहीं, नियमों से क्या शुभ अशुभ से रिजल्ट मिल रहा है। तो आप इस सेंटेंस का जिसके ऑप्शंस होते हैं ना, उनको सेंटेंस में लगा कर देखो कि इस सेंटेंस का अर्थ क्या बनेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बन सकता है, सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और निमित्त से किए जाने वाले कार्यों में शुभ माने जाते हैं, ठीक है। तो निमित्त से किए जाने वाले कार्य, ये कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है, ये आपको किसी गाइड बुक वगैरह में, स्पेशली किसी गाइड बुक में नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो भी ऑप्शन होता है, पहले तो 2-3 जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल नहीं हो सकते, उनको डिलीट कर दो, उनको कट कर दो। जो 2 ऑप्शन बचे जाते हैं उसमें फिर आप दोनों ऑप्शन को पुट करके देखो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दीपक का बड़ा भाई राकेश गायों को नहला रहा है, उद्देश्य का विस्तार करना है। अब उद्देश्य क्या होता है, अब मैंने ये कहाँ से पूछा है, ये वाक्य से पूछा। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर कि वाक्य का अर्थ, वाक्य के प्रकार और वाक्य की डेफिनेशन और उदाहरण, ये 101% पूछेगा, वही पूछ लिया यहाँ पर। उद्देश्य और विधेय से पूछ लिया आपसे। वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। अब उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है जो कर्ता होता है, ठीक है, जिसके बारे में जो मेन सेंटर है, ठीक है, जो कर्ता होता है। और विधेय क्या होता है कि उसके बारे में उद्देश्य जो कार्य कर रहा है वो विधेय कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहा है क्या, उद्देश्य का विस्तार। अब उद्देश्य का विस्तार कौन सा हो गया, दीपक का बड़ा भाई राकेश। मेन कर्ता कौन है इसमें, राकेश है, क्योंकि राकेश क्या कर रहा है, राकेश क्रिया कर रहा है, राकेश गायों को नहला रहा है, तो मेन क्या हो गया, राकेश हो गया कर्ता। अब राकेश हमारा उद्देश्य हो गया, यानी मेन कर्ता जो हो गया वो हमारा उद्देश्य है, ठीक है, उद्देश्य है। अब उद्देश्य के बारे में जो बताता है उसको उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य के बारे में कौन बता रहा है, दीपक का बड़ा भाई। राकेश कौन है, दीपक का बड़ा भाई है, तो यानी इसका विस्तार क्या होगा, दीपक का बड़ा भाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, वही आ गया, नहीं है पूछ रहा है। आपको ध्यान रखना, मैंने तब भी बताया था 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर नहीं पूछा होगा, तो इनको पहले अंडरलाइन कर लिया करो। वाक्य का भेद नहीं है, ठीक है, अर्थ के आधार पर पूछ रहा है। अब देखो किस तरह से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, संकेतात्मक है, संकेतार्थक है, ठीक है, निषेध है, इच्छार्थक है और मिश्र वाक्य है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखो वाक्य के प्रकार तो सभी है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, अर्थ के आधार पर। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो यहाँ हम कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे। भाई यहाँ तीनों एक जैसे मिल रहे हैं आपको, संकेतार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य और निषेधार्थक, तो ये तो क्या है, एक जैसे हो गए, एक ही कैटेगरी के हैं। लेकिन मिश्र वाक्य सबसे अलग कैटेगरी होती है। मिश्र वाक्य किस में आता है, जिसमें संयुक्त वाक्य आता है, ठीक है, जिसमें सामान्य वाक्य जो आता है आपका, तो उसके अंदर आघात आता है। इस तरह से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते थे कि जो सबसे डिफरेंट है, यानी सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य है, तो ये तो तीसरा अलग कैटेगरी हो गई ना। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। तो जहाँ आपको क्वेश्चन का थोड़ा बहुत नहीं आइडिया लगता, तो वहाँ आप ये देख लिया करो कि 2-3 एक जैसे मिलेंगे और 1-2 बिल्कुल अलग मिलेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट, कुएं में भांग पड़ना। कुएं में भांग पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। अब कुएं में भांग पड़ने का मतलब क्या होता है, सभी की बुद्धि मारी जाना, बहुत परेशान होना, कुएं का पानी तो कुएं का पानी तो बिल्कुल गलत है, भाग्य का खराब होना, बहुत परेशान होना और सबकी बुद्धि मारी जाना। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, कुएं में भांग पड़ना, यानी सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, एक तरह से कि सभी लोगों का जो माइंड है वो काम नहीं कर रहा, सभी लोग उसमें उलझ गए हैं, तो सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, सभी की बुद्धि मारी जाना, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट लोकोक्ति की। कालाक्षर भैंस बराबर, उल्टे बांस बरेली को, एक अनार 100 बीमार और आस्तीन का सांप। अब इसमें लोकोक्ति बतानी है, लोकोक्ति नहीं है। अब लोकोक्ति नहीं का मतलब क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, यानी क्या है, इनमें से एक चीज़ क्या है, मुहावरा है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो काला अक्षर भैंस बराबर तो ये लोकोक्ति हो गई, उल्टे बांस बरेली का ये भी लोकोक्ति है, एक अनार 100 बीमार ये भी लोकोक्ति है, और आस्तीन का सांप क्या है, मुहावरा है, ठीक है। आप लोकोक्ति और मुहावरे कैसे पता चलता है, जैसे जो मुहावरे होगा ना, तो उसमें तो एक शुद्ध भाषा वगैरह का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसका एक मीनिंग निकलता हो, लोकल लैंग्वेज में कोई मीनिंग निकलता है, लेकिन ठीक है, लेकिन जो लोकोक्ति होती है ना, वो तो बिल्कुल सिंपल होती है, जो डेली जैसे जर्नली हम लोग बोलते हैं, ठीक है, डेली लाइफ में हम जो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, लोकल लैंग्वेज में जो चीज़ें बोली जाती है वो लोकोक्ति होती है। शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं, यानी लोगों द्वारा जो बनाई गई उक्ति होती है उसको लोकोक्ति कहते हैं। तो इस तरह से भी आप, अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा है तो आप इस तरह से कॉमन सेंस से भी इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब उदाहरण से ये भी 100% मैंने आपको बताया था कि मुहावरे लोकोक्ति भी पूछा जाएगा, एक मुहावरा एक लोकोक्ति, एज इट इज़ वैसे कि वैसे चल रहा है, जैसे मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताए थे। तो मैंने सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैनल पर बना के डाले हुए हैं, वहाँ से आप ज़रूर एक बार वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करें। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टारगेट रीड नाम से प्लेलिस्ट है, उसको ज़रूर चेकआउट करें, या आई कार्ड में भी आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से चेकआउट करें। क्योंकि गाइज लास्ट टाइम है, तो जितना बेस्ट से बेस्ट रिवीजन करके जाओगे, टू द पॉइंट चीज़ें करके जाओगे, तो वही आपको हेल्प करेंगी। बात करते हैं नेक्स्ट उदाहरण चिन्ह। अब मैंने आपको बताया था चिन्ह से एक ही क्वेश्चन आना है, ठीक है, और वो भी आपसे मार्क ही पूछा जाएगा, जैसे किसी ना किसी का चिन्ह पूछा जाएगा। तो उदाहरण चिन्ह क्या होता है, इसकी एक ट्रिक भी बताई थी मैंने, टेलीग्राम पर डाला हुआ है। तो इसका क्या बताया था मैंने, ये 66 बन जाता है उल्टा, ठीक है, उल्टा 66 बन जाता है, ठीक है। तो उदाहरण चिन्ह क्या होता है, एक ऐसे और एक ऐसे, ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कठोर मेहनत करने वाले आप इतने आलसी कैसे बन गए, पदबंध बताना है। ये भी बताया था मैंने आपको, एक पदबंध आएगा। एज इट इज़ वही पैटर्न है जो हर बार रिपीट हो रहा है, तो बेस्ट से बेस्ट है कि आप उन टॉपिक्स को जरूर करके जाए जो मैंने बताए हैं। कठोर मेहनत करने वाले आप इतने आलसी कैसे बन गए, कैसे करेंगे हम इसको, जैसे मैंने आपको बताया था पदबंध में क्या करना है। आप देखो पदबंध में क्या होता है, जहाँ पर अंडरलाइन खत्म हो रही है, लास्ट वर्ड देख लो, अंडरलाइन कहाँ खत्म हो रही है, आप पर खत्म हो रही है, आखिरी शब्द क्या आया, आप। अब आप क्या है, सिंपल, पढ़ना ही नहीं कुछ भी। आप क्या है, विशेषण है, नहीं, संज्ञा है, नहीं, क्रिया है, नहीं, क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। तुम, मैं, आप, ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं, यानी जो संज्ञा की जगह यूज़ किए जाते हैं। तो सिंपल है, ये सर्वनाम पदबंध है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था ये। बात करते हैं नेक्स्ट, वह कथा जो मूल कथा में आए, ठीक है। अब मूल कथा में यानी कोई भी मेन मूल कथा चल रही है और उसके अंदर जो कथा आ गई, ठीक है, तो मूल कथा के अंदर कोई आ गई तो उसको क्या कहते हैं, अंतर कथा कहते हैं, ठीक है न। अगर ऑप्शन नहीं भी आते तो भी देख सकते हो, आंतरिक कथा बिल्कुल गलत है, आंतरिक कथा कुछ होता ही नहीं है। अन्यन कथा, इसको एक अलग में रख सकते हैं। परी कथा, परी का मतलब होता है बाहर, ठीक है, ना कि अंदर, ठीक है, उसके बाहर होता है। परी का मतलब होता है इसके चारों तरफ, तो ये भी गलत है।
ठीक है। अब मूल कथा के मतलब वह कथा जो मूल कथा में आए यानी उसके अंतर्गत आए, तो उसके अंतर्गत कौन जाएगी, अंतर कथा। बात करते हैं नेक्स्ट, इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। बात करते हैं कौन सा तत्सम शब्द नहीं। अब देखो तत्सम तद्भव का अलग ही पता चल जाता है। तद्भव होता है जो लगभग जो हिंदी में होता है बिल्कुल, ठीक है, सामान्य सरल लैंग्वेज में लिखा हो। तत्सम होता है जिसमें री की मात्रा हो गई, ठीक है, नीचे री की मात्रा हो गई, या ऊपर इस तरह से री की मात्रा हो गई, इस तरह से, या जिसका कोई हिंदी में अर्थ निकल जाए, दूसरा मीनिंग निकल जाए, वो भी माना जाता है। जैसे शर्करा, अब यहाँ पर री की मात्रा निकल गई, ये पता है आपको तत्सम है, पक्का है, ये तत्सम है, ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, तत्सम है ये। तो यहाँ क्या पूछा, तत्सम नहीं है पूछा है। तत्सम नहीं का मतलब अपोजिट कर दो, तद्भव पूछ रहा है, कौन सा शब्द तद्भव है ये बताना है। तो शर्करा तो तत्सम होता है। अग्नि, अग्नि का क्या बन जाता है, आग, तो ये भी तत्सम है। नेक्स्ट रानी, तो और कार्य, अब देखो कार्य में भी ऊपर री की मात्रा आ गई, तो ये भी क्या है, तत्सम है। कार्य का मतलब क्या होता है, काम, हिंदी में मतलब निकालेंगे तो काम बन जाएगा, तो ये भी तत्सम है। तद्भव क्या है, रानी, रानी शब्द तद्भव है, ठीक है, इसका कोई तत्सम नहीं है। रानी का रानी, रानी खुद ही क्या है, एक तद्भव शब्द है। बात करते हैं नेक्स्ट, कक्षा एक में लिखना डैश से प्रारंभ हो जाता है, वाक्य से। देखो कक्षा एक में क्या है, ना तो वर्ण वगैरह सिखाए जाते हैं, ठीक है, ना ही यहाँ पर क्या है वाक्य वगैरह, तो मतलब ही नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, पिक्चराइजेशन से सिखाया जाता है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको हमेशा चित्रों से सिखाया जाता है, ठीक है, चित्रों से, तो चित्र बनाने से माना जाता है। कक्षा एक में लिखना चित्र बनाने से। चित्र बनाना क्या हो गया, जैसे इस तरह से होगा, ये हो गया, फिर वो इस तरह से कोशिश करता है, ठीक है, इस तरह से बनाता है, कुछ इस तरह से बनाता है, तो ये चित्र बनाने से रिलेटेड है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डैश प्रणाली कक्षा कक्ष शिक्षण की जगह स्वाध्याय पर बल देता है। इसका कुल मिला के मतलब क्या है, यहाँ पर मेन शब्द क्या है, स्वाध्याय पर बल देता है। स्वाध्याय के अंदर क्या होता है, स्वाध्याय मतलब है खुद से पढ़ना। अगर नहीं आता तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, स्व अध्याय यानी खुद से पढ़ना, स्वयं पढ़ना, स्वयं अध्ययन करना, ठीक है, स्वयं अध्ययन करना। तो मोंटेसरी क्या है, मोंटेसरी तो करके सीखने वाली विधि है, प्रोजेक्ट भी करके सीखने वाली है, ठीक है, किंडरगार्टन भी है। तो ये तो स्वाध्याय डाल्टन है। डाल्टन क्या है, डाल्टन साफ साफ उसके शब्दों में लिखा होता है कि डाल्टन प्रणाली जो है वो स्वाध्याय पर बल देती है, यानी सब कुछ ये खुद करके सीखता है बच्चा, सारी क्रियाकलाप वगैरह खुद ही करता है, तो स्वाध्याय पर बल देती है डाल्टन विधि। बात करते हैं नेक्स्ट, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट कर। अब ये देखो एज इट इज नोट्स में जो मैंने अभी आपको 3-4 दिन पहले ही हिंदी रिवीजन पार्ट 1 पार्ट 2 कराए थे, उसी में से एज इट इज आ गई। गद्य शिक्षण की विधियां कराई थी, वहीं से एज इट इज पूछा गया है। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है, यानी शब्दार्थ को किस तरह से पढ़ाएंगे गद्य के अंदर। तो शब्दार्थ को जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी शब्द आता है, ठीक है, जैसे नल आया, नल शब्द आया, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेगा, तो उद्बोधन में क्या होता है कि मीनिंग एक्सप्लेन करता है और चित्र भी दिखाता है। व्यास विधि गलत है, खंडान्वय गलत है, प्रश्नोत्तर नहीं हो सकती, क्या आएगा, उद्बोधन विधि। शब्दार्थ को स्पष्ट करने का यानी किसी भी वर्ड का मीनिंग, शब्द का अर्थ का मतलब क्या होगा, अर्थ से ही निकल गया, तो जिसका मीनिंग निकाल कर हम समझाते हैं उसको उद्बोधन कहते हैं। तो ये आपका एज इट इज देख लो, वहीं से पूछा गया जो मैंने परसों आपको क्लास कराई है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, असत्य कूट को पहचाने। शिक्षा प्राप्ति का आकलन, योगात्मक आकलन। अब यहाँ पर क्या है, शिक्षा प्राप्ति यानी आपने कोई चीज़ सीखी और उसका इवैल्यूएशन किया जाता है, उसका आकलन किया जा रहा है, तो क्या कर लाता है, योगात्मक आकलन, सही है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो चलता है उसको क्या कहते हैं, रचनात्मक आकलन। अब देखो यहाँ भी वही पूछा जा रहा है, आकलन बताया तो मैंने आपको मूल्यांकन से 100% क्वेश्चन आएगा, और मूल्यांकन में भी आपको बता देता है कि रचनात्मक पे आएगा, योगात्मक पे आएगा, और दोनों के डिफरेंसेस पता होने चाहिए। अधिगम के लिए आकलन सारांश नहीं, अधिगम के लिए जब हम सीखने के लिए आकलन करते हैं तो वो किसका पार्ट होता है, हम कुछ सीख रहे हैं, तो सीखने के लिए आकलन जो होता है वो रचनात्मक होता है, और सीखे गए का आकलन होता है वो योगात्मक होता है। तो यहाँ ये गलत है, तो यानी असत्य पहचाने यानी गलत छांटना है, तो यही आंसर आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। शैक्षणिक प्रक्रिया से पहले छात्र के शैक्षणिक स्तर का आकलन क्या कहलाता है, उसके शैक्षणिक स्तर का यानी लेवल का आकलन कहलाना, ठीक है। जो शैक्षणिक प्रक्रिया यानी पढ़ाने से पहले छात्र के लेवल का पता लगा लेना नियोजन आकलन है, बिल्कुल सही है, प्लानिंग होती है, लेसन प्लान होता है। बात करते हैं नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण है, वही आ गया सेम, बताया था आपको पाठ्य पुस्तक 101% पूछा जाएगा, ये पाठ्य पुस्तक से हमेशा क्वेश्चन आता है। पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण क्या होता है, मुख पृष्ठ आकार। अब देखो आकार क्या है, उसके अंदर ही लिखे जाते हैं, ठीक है। कीमत, कोष्ठ क्या है, बाहरी चीज है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ आंतरिक पूछा है, नहीं बुक के अंदर जो चीजें हैं, भाषा, उसकी लैंग्वेज। मुख पृष्ठ होता है जो फ्रंट पेज हो गया, ये भी नहीं है, ठीक है। आकार और भाषा,
ठीक है। उसका आकार भी क्या है, बाह्य चीज़ है, ठीक है। जैसे बुक है, बुक का क्या है, ये बाहर हम आकार देख रहे हैं तो ये क्या है, बाहरी गुण है। उसका फ्रंट पेज आप देख पा रहे हैं तो वो क्या है, बाहरी गुण है, यानी मुख पृष्ठ भी बाहरी गुण है। कीमत कॉस्ट उसकी लिखी हुई है तो ये आपको पता है, ये भी बाहरी गुण है। भाषा क्या है, उसके अंदर आंतरिक गुण है, ठीक है। उसके अंदर जो शब्द लिखे गए हैं वो आंतरिक है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रक्षेपी प्रकार की शिक्षण सामग्री है। प्रक्षेपी यानी प्रोजेक्टिव, ठीक है। प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्टिव जो है। अब प्रोजेक्टिव देखो, टीचिंग एड बताया था आपको कि जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो दृश्य श्रव्य से पूछा जाता है, ठीक है। यानी प्रोजेक्टिव से पूछा जाता है, ज़्यादातर प्रोजेक्टिव के एग्जाम्पल होते हैं। क्योंकि अभी जो ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है एजुकेशन में, प्रोजेक्टिव चीज़ों पर किया जा रहा है, ठीक है। जैसे यूट्यूब क्या है, मतलब स्क्रीन दिखाकर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। स्लाइड से जो हम समझा रहे हैं, प्रोजेक्टर से हम समझा रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो बुलेटिन बोर्ड क्या है, नहीं, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, दृश्य के अंदर आता है, ठीक है। रेडियो, तो रेडियो क्या है, रेडियो भी रेडियो सुनने का है, श्रव्य है। भाषा प्रयोगशाला भी, ठीक है। और मायादीप क्या होते हैं, लैंटन, मैजिक लैंटन जिसको हम बोलते हैं। तो मैजिक लैंटन क्या है आपकी, मैजिक लैंटन क्या है यहाँ पर आपकी, प्रोजेक्टिव है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, व्याकरण अनुवाद विधि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो व्याकरण अनुवाद विधि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। देखो, खंडान्वय विधि क्या है, गलत, खंडान्वय विधि नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था कि जो गद्यांश के अंदर अगर हम व्याकरण को पढ़ाते हैं, ठीक है, जो पोएम के अंदर अगर हम पोएम के अंदर हम ग्रामर को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या प्रश्नोत्तर विधि से अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसको कहते हैं दंडान्वय खंडान्वय विधि। तो ये तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। बात करते हैं उसके बाद सुग्गा प्रणाली। सुग्गा प्रणाली किसको कहते हैं, पाठ्य पुस्तक विधि का ही दूसरा नाम होता है सुग्गा प्रणाली। तो ये भी गलत है। बचा क्या आपके पास, भंडारकर विधि। तो इस तरह से आप डिलीटिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। और ये भी एज इट इज़ वहीं से क्वेश्चन पूछा गया जो मैंने आपको परसों परले दिन नोट्स कराए थे। तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आपको मिल जाएंगी आई कार्ड में, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को अच्छे से देख लें। और टारगेट रीड प्लेलिस्ट है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है, यानी मौखिक अभिव्यक्ति सिंपल है, जो चीज़ ओरल पढ़ाई जा सकती है। प्रार्थना पत्र, निबंध। अब देखो, प्रार्थना पत्र तो लिखना पड़ेगा, तो ये गलत हो गया। निबंध है, लिखना पड़ेगा, गलत हो गया। पत्र है, लिखना पड़ेगा, गलत हो गया। वाद विवाद क्या है, बोलचाल की, यानी ये क्या हो जाएगा, मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुँचाता है लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। ये कथन किसका है। तो ये तो कोटेशन है, आपको याद करनी पड़ेगी। देखो, कोटेशन का कुछ नहीं पता कि किसकी कोटेशन आएगी, तो जितना भी हो सके आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो किसकी कोटेशन है, बेकन की कोटेशन है ये। बात करते हैं नेक्स्ट विधि की, भाषा शिक्षण का सिद्धांत। अब देखो, यहाँ से एज इट इज पूछ लिया। अब ये चीज़ें क्या है कि कुछ लैंग्वेज में अलग से नहीं पढ़नी होती है, साइकोलॉजी में ही तैयार हो जाती है। भाषा शिक्षण का सिद्धांत क्या है, क्रियाशीलता है, स्वाभाविकता भी होती है, रुचि का सिद्धांत भी होता है। उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, एकांतर। अब देखो, यहाँ भी क्या हो गया कि टाइप ऑफ क्वेश्चन से है। मैंने आपको बताया था उस दिन कि प्रश्न जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, ब्लूप्रिंट से आता है, और प्रश्नों के जो प्रकार होते हैं वहाँ से आएगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन 101% पूछता है, ठीक है। तो प्रश्नों के प्रकार, जैसे वस्तुनिष्ठता है, या प्रश्न पत्र बनाने की विशेषता क्या है, या कौन किस तरह के प्रश्न का प्रकार है, या ओपन क्वेश्चंस कौन से होते हैं, एंडेड कौन से होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, निबंधात्मक कौन से होते हैं, इस तरह से पूछा जाता है। तो वही यहाँ पर पूछ लिया। एकांतर प्रत्युत्तर प्रश्नों को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो सिंपल इसमें क्या आएगा, सत्य असत्य, ठीक है, यानी जो ट्रू फॉल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एकांतर प्रत्युत्तर, ठीक है। तो ये तो एज इट इज़ मिल जाएगा आपको। बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो पढ़ के जानी जरूरी है। निदानात्मक परीक्षण से तात्पर्य, अब मैंने क्या बताया था उस दिन आपको, कई बार बताया, निदानात्मक 100% पूछेगा, उपचारात्मक 100% पूछेगा। तो निदानात्मक क्या होता है, कमियों का पता लगाना, क्या होता है निदानात्मक, और कमियों का उपचार करना उपचारात्मक, ठीक है। यानी कठिनाई को दूर करना, क्या अगर दूर करना होता तो उपचारात्मक आएगा, और अगर पता लगाना है तो निदानात्मक आएगा, ठीक है। तो निदानात्मक आंसर आ जाएगा, कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। बात करते हैं नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के सह शैक्षिक यानी को करिकुलर पक्ष की बात कर रहा है। अगर आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी नहीं पढ़ी है तो जरूर एक बार पढ़ लें इसको। ब्लूम टैक्सोनॉमी ये साइकोलॉजी में पूछ लेता है और सब्जेक्ट के अंदर भी पूछ लेता है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है, सतत सीसीई के अंदर पूछ रहा है, को करिकुलर एक्टिविटीज से। जीवन कौशल है, को करिकुलर है। मूल्य अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड पैदा करना भी क्या है, को करिकुलर है। विश्लेषण और कार्य शिक्षा भी क्या होती है, को करिकुलर है, ठीक है। लेकिन विश्लेषण करना ये संज्ञान का पार्ट आता है, मानसिक पक्षों का पार्ट आता है। तो ये क्या है, ये शैक्षिक का पार्ट है, विश्लेषण करना, खोज करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, विश्लेषणात्मक क्षमता। तो गाइज ये हमारे 30 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं।
ये सारे क्वेश्चंस अभी तक जितने भी प्री रीड वगैरह हुए हैं सभी में वही टॉपिक पूछे जा रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, सेम टू सेम वहीं से क्वेश्चन आ रहा है, एक एक क्वेश्चन। तो अब भी आपके पास 10-15 दिन हैं, अच्छे से अच्छे उन टॉपिक्स को रिवाइज करें जिनसे कि बढ़िया से बढ़िया नंबर आप निकाल के ले जा सके। और हिंदी यानी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये 2 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आप चाहें तो 60 में से 60 या कम से कम 60 में से 55 या 50 तो 50 प्लस स्कोर कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो ज़रूरी है, सबसे इजीली अगर आप स्कोर कर सकते हैं तो हिंदी है, इंग्लिश है, यानी लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, संस्कृत है, जो भी है, तो भाषा 1 और भाषा 2। तो गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाई हुई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टारगेट रीड नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से जाके आप ज़रूर चेकआउट करें। अब भी लास्ट 10 दिन हैं आपके पास, आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ गाइज बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइज थैंक यू सो मच, बाय बाय।